ये कहानी है अनोरा नाम की एक यंग लड़की की, जो अमेरिका की किसी स्ट्रिप क्लब में एक प्रोस्टिट्यूट के तौर पर काम करती है। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें हेडक्वार्टर नाम का अमेरिका का कोई क्लब दिखाया जाता है। फिलहाल रात का समय है, तो यहाँ का माहौल पूरी तरह से गर्मा गर्म था और यहाँ हर तरफ दिखाई देती हैं ढेर सारी खूबसूरत लड़कियां और उनके काफी सारे ऐसे कस्टमर जो पूरी तरह से नशे में डूबे हुए थे। क्लब के इस चकाचौंध से भरे हुए माहौल को देखकर साफ पता चलता है कि लॉस एंजलिस के रहने वाले ज्यादातर अमीर लोग यहाँ आते होंगे और इस क्लब में काम करने वाली प्रोस्टिट्यूट्स के साथ अपने कुछ घंटे बिताकर वो लोग कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन अपनी खोखली और अकेली जिंदगी से थोड़ा बहुत निजात तो पा ही जाते होंगे। इसके बाद हमें दिखाई जाती है अनोरा नाम की एक लड़की, जो हमारी इस कहानी का मुख्य किरदार है। अनोरा अपने काम में काफी माहिर है और उसे अच्छे से पता है कि किस तरह कस्टमर्स को खुश करके उससे मोटे पैसे निकलवाए जाते हैं। इसी क्लब में काम करने वाली एक दूसरी लड़की है लुलू, जो उसकी कलीग होने के साथ साथ अनोरा की अच्छी दोस्त भी है। ये दोनों अक्सर अपना काम खत्म करने के बाद अपने हर रोज के एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। फिर एक रात जब इस क्लब में अनोरा खाली समय के दौरान अपना डिनर कर रही थी, तो क्लब का मैनेजर यहाँ आकर उससे कहता है कि एक क्लाइंट आया है जो काफी पैसे वाला है, लेकिन रशियन होने की वजह से उसे टूटी फूटी इंग्लिश भी नहीं आती, तो तुम्हें ही वहाँ जाकर उसे डील करना होगा। असल में इस पूरे क्लब में सिर्फ अनोरा ही एक ऐसी लड़की है जिसे इंग्लिश के साथ साथ ठीक ठाक रशियन भी आती थी, पर फिलहाल वो अपना डिनर कर रही है तो जाना नहीं चाहती थी। लेकिन उसके मैनेजर के काफी ज्यादा कन्विंस करने पर वो आखिरकार उसके पास जाने के लिए राजी हो जाती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि ये एक काफी यंग एज लड़का है जो अपने कुछ लोकल फ्रेंड्स के साथ यहाँ आया हुआ था। इन दोनों को ही रशियन आती थी, तो मिलते ही बातचीत शुरू हो जाती है। इस लड़के का नाम है इवान और इसे पहली नजर में ही अनोरा काफी पसंद आती है। अनोरा को भी इवान एक डिसेंट टाइप का लड़का लगा, इसलिए कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही इन दोनों की हल्की फुल्की दोस्ती भी हो गई। थोड़ी बहुत देर की बातचीत के बाद अनोरा उसे अपने साथ एक कमरे में लेकर जाती है और इसके बाद तो उन दोनों के बीच वही सब होता है जिन चीजों के लिए ये क्लब असल में फेमस था। यहाँ से जाने से पहले इवान उससे पूछता है कि क्या तुम इस क्लब से बाहर भी अपनी सर्विसेज देती हो। अनोरा को भी ये लड़का पसंद आ गया था, इसलिए वो तुरंत ही उसे हाँ कहकर अपना फोन नंबर भी दे देती है। फिर इसके बाद हमें अनोरा की पर्सनल लाइफ दिखाई जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि उस क्लब के बाहर वो एक बड़ी ही साधारण सी जिंदगी जीती है। फिर अगले ही दिन इवान उसे कॉल करके कुछ घंटों की सर्विस के लिए बुक कर देता है। अनोरा जब उसके घर पहुंचती है तो इस आलीशान बंगले को देखकर पूरी तरह से दंग रह जाती है। ये लड़का तो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा अमीर निकला। इवान उसे अपने साथ एक कमरे में लेकर जाता है और फिर यहाँ से बाहर का व्यू देखकर तो उसकी आंखें जगमगा उठती हैं। अनोरा भी हमेशा से ऐसी ही जिंदगी जीना चाहती थी और इसीलिए शायद उसने प्रोस्टिट्यूशन जैसा काम चुना, ताकि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके। इसके बाद ये दोनों उस काम को शुरू करते हैं जिसके लिए अनोरा यहाँ पर आई थी और फिर ये सारा कार्यक्रम खत्म होने के बाद ये दोनों वहाँ बैठकर कुछ बातें करने लगते हैं। अनोरा उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्या काम करते हो जो तुम इतने ज्यादा अमीर हो। कुछ देर तक इधर उधर की बात करने के बाद आखिर में इवान उसे बताता है कि वो निकोलाई ज़राकोव का बेटा है, जो आदमी असल में रशिया का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। मतलब कि इवान ये सारी अय्याशियां अपने बाप के पैसों से ही कर रहा था। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि उम्र में अनोरा इवान से लगभग 4-5 साल बड़ी है। फिर रात को अनोरा अपने इस नए कस्टमर के बारे में लुलू को भी बताती है। वो भी इस नए अमीरजादे के बारे में सुनकर काफी खुश थी और सोचने लगती है कि काश उसे भी एक ऐसा ही बंदा मिल जाए। अगले दिन फिर इवान अनोरा को अपने घर पर बुलाता है। अनोरा को भी उसके पास जाना काफी पसंद आ रहा था, क्योंकि एक तो ये लड़का थोड़ा डिसेंट है और वहाँ अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं। अनोरा भी उसे अपनी तरफ से खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इवान को ऑनलाइन वीडियो गेम खेलने का काफी शौक है, इसलिए जैसे ही ये दोनों इंटीमेट होने के बाद अलग होते हैं तो वो तुरंत ही वीडियो गेम खेलना शुरू कर देता है। फिर यहाँ से जाने से पहले इवान उसे ऑफर देता है कि कल रात वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस बंगले पर एक बहुत ही जबरदस्त न्यू ईयर पार्टी करने वाले हैं, तो अनोरा चाहे तो अपनी दोस्त लुलू को भी उसके साथ ला सकती है। इसके बाद जब अगले दिन अनोरा अपनी फ्रेंड के साथ उस पार्टी में पहुंचती है तो यहाँ की चकाचौंध और माहौल को देखकर वो दोनों बिल्कुल सन्न रह जाते हैं। इन दोनों में से किसी की भी अभी तक इतने अमीर आदमी से दोस्ती नहीं थी और यही वजह है कि इन्होंने आज से पहले इतनी जबरदस्त पार्टी भी नहीं देखी। इस पार्टी के अंदर बेहिसाब शराब और लड़कियां थी और सभी लोग मदहोश होकर नाचे जा रहे थे। शराब के अलावा ये लोग कई तरह के हाई लेवल नशे भी करते हैं और अनोरा और उसकी फ्रेंड इस मजामारी में उन लोगों का पूरा साथ दे रहे थे। इसी पार्टी के दौरान इवान का एक बार फिर से मूड बनने लगता है, तो वो उसे अपने साथ एक कमरे में ले जाकर अपनी एक नई पार्टी शुरू करता है। इसके बाद जब अगले दिन अनोरा वहाँ से अपने घर जाने लगती है तो इवान उसे अभी भी यहाँ पर रोकना चाहता था। अनोरा उसे बताती है कि उसने काफी सारा लोन ले रखा है और इन पैसों को चुकाने के लिए उसे हर दिन काम पर जाना पड़ता है। इवान उसे बताता है कि अमेरिका में उसके पास सिर्फ 7-8 दिन ही बचे हैं और इसके बाद उसे अपनी फैमिली के पास वापस रशिया जाना होगा। इसलिए वो चाहता है कि आने वाले 7 दिनों तक अनोरा उसके साथ इस घर में उसकी गर्लफ्रेंड बन के रहे। इसके लिए वो अनोरा को $15,000 भी ऑफर करता है। अनोरा के लिए ये रकम काफी अच्छी खासी थी और इसीलिए वो तुरंत ही उसकी बात मान जाती है। इसके बाद वो अपने क्लब जाकर मैनेजर से 7 दिनों के लिए छुट्टी लेती है और फिर अगले ही दिन से अनोरा और इवान का वो 7 दिनों का रोमांचक सफर शुरू हो जाता है। ये दोनों अब तक काफी अच्छे दोस्त भी बन चुके थे, इसलिए सेक्स और नशा करने के अलावा कुछ अदर एक्टिविटीज करते हुए भी नजर आते हैं।
अनोरा तो फिलहाल काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि एक तो इवान ने उसे काफी अच्छे खासे पैसों में हायर किया था और साथ ही साथ वो इवान की इस रिच लाइफस्टाइल को भी जी पा रही थी। अनोरा ने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इस तरह की जिंदगी जी पाएगी, लेकिन इवान के उसके जिंदगी में आने की वजह से ही उसे ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। इस शहर में इवान के कुछ और भी दोस्त थे जो उसकी ही तरह नशा और पार्टी करते हैं। फिर एक रात पार्टी करते समय इन सभी लोगों को लास वेगास जाने का ख्याल आता है, क्योंकि उसी जगह पर सबसे अच्छी क्वालिटी का ड्रग्स मिलता है। फिर ये लोग तुरंत ही नेक्स्ट फ्लाइट पकड़कर लास वेगास के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचने के बाद भी ये लोग अय्याशी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन इन्हीं सब बातों के दौरान अनोरा और इवान के बीच अब अच्छी खासी बॉन्डिंग भी हो चुकी थी। इसी तरह से फन करते हुए इन दोनों के 7 दिन अब बीतने वाले थे और आज ही वो आखिरी रात है जब ये दोनों एक साथ होंगे। इवान उसे बताता है कि इन 7 दिनों को उसने कितना एंजॉय किया। अनोरा भी उससे कहती है कि उसे भी बहुत मजा आया। इसके बाद इवान उसे अपने दिल की बात बताते हुए कहता है कि वो रशिया जाकर अपने फादर की कंपनी ज्वाइन नहीं करना चाहता, और साथ ही साथ वो अनोरा से ये भी कहता है कि अब वो उससे प्यार करने लगा है, इसलिए वो अनोरा से शादी करके यहीं अमेरिका में ही रहना चाहता है। उससे शादी करने के बाद उसे अमेरिका का ग्रीन कार्ड भी मिल जाएगा और फिर उसके पेरेंट्स उसे जबरदस्ती रशिया भी नहीं बुला सकते। फिर वो सीधा ही अनोरा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वैसे अनोरा भी उसे मन ही मन चाहने लगी थी, लेकिन पहले तो वो इवान की इन बातों को सीरियस नहीं लेती, पर बाद में उसे ऐसा लगता है कि शायद इवान उसे सच में प्यार करने लगा है और इसीलिए वो आखिरकार उसे शादी करने के लिए राजी हो जाती है। वैसे अनोरा के हाँ करने के पीछे एक ये भी कारण रहा होगा कि इवान से शादी करने के बाद उसे अपने पुराने काम से भी छुटकारा मिल जाएगा। फिर उसी रात ये दोनों एक चर्च में जाकर शादी भी कर लेते हैं। ये दोनों ही इस शादी से काफी खुश थे और खास करके इवान। वो सड़क पर चलते समय आने जाने वाले लोगों के सामने अनोरा के साथ शादी को लेकर अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। इसके बाद ये दोनों वापस अपने उसी शहर में लौट जाते हैं। अनोरा अपने क्लब पहुंचकर वहां पर सबको ये खुशखबरी देती है और साथ ही साथ उसने अब इस क्लब की नौकरी भी छोड़ दी थी। अनोरा के साथ काम करने वाली लड़कियां उसकी शादी से काफी खुश थीं, लेकिन इन्हीं में से एक लड़की का नाम था डायमंड, जो अनोरा की पॉपुलैरिटी की वजह से हमेशा से ही उससे काफी जलती है। वो अनोरा से कहती है कि तुम इन रईसजादों को नहीं जानती, अगर तुम्हारी ये शादी 2 हफ्ते भी चल जाए तब भी बड़ी बात होगी। जाने से पहले अनोरा उसे चढ़ाते हुए कहती है कि तुम एक दिन ऐसे ही जल जल के मर जाओगी। इसके बाद अनोरा इवान के साथ उसी आलीशान बंगले में रहने लगती है। आने वाले 2-3 दिनों तक तो इनकी जिंदगी काफी मजे में चलती है, लेकिन अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो ये कहानी किस काम की। जल्द ही इस शादी की खबर रशिया तक भी पहुंच जाती है। इवान का कहना था कि उसने अपने माता पिता को इस शादी के बारे में बता दिया है, लेकिन उसकी इमेच्योर हरकतों को देखते हुए अमूरा को लगता है कि शायद वो झूठ बोल रहा है। इवान के फादर के लिए काम करने वाला एक आदमी है टोरोस, जो काफी पहले से इसी शहर में रहता है। इसी आदमी के भरोसे इवान को उसके माँ बाप ने इस शहर में छोड़ा था। जब उसे इस बात की खबर मिलती है तो वो अपने 2 खास आदमी गार्निक और इगोर को इसके पीछे की सच्चाई पता लगाने के लिए इवान के घर पर भेजता है। इन दोनों लोगों को यहाँ देखते ही इवान समझ चुका था कि बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है और इसीलिए वो इस घर का दरवाजा ना खोलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार ये दोनों लोग इस घर के अंदर घुस ही जाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों लोग ही इवान के बाप के नौकर ही थे और इसी वजह से वो चाहकर भी इवान के साथ कुछ बदसूलगी नहीं कर सकते। इन दोनों लोगों को इस घर में देखकर अनोरा काफी हैरत में थी, क्योंकि अब तक तो उसके लिए सब कुछ काफी अच्छा ही चल रहा था। इवान गार्निक को बताता है कि उसने सच में ही अनोरा से शादी कर ली है, लेकिन अभी भी गार्निक को उसकी बात पर यकीन नहीं था, तो वो इवान से शादी का सर्टिफिकेट दिखाने को कहता है। तो उसको शादी का सर्टिफिकेट दिखाने के लिए इवान उसे अपने साथ ऊपर लेकर जाता है। इसी बीच इगोर अनोरा के साथ कुछ फॉर्मल बातचीत करने लगता है। इगोर ऐसा इसलिए करता है ताकि अनोरा कंफर्टेबल हो सके, लेकिन अनोरा उसके साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आती है। वो इगोर के हर सवाल का जवाब कुछ ऐसे देती है जैसे कि मानो वो कोई सड़क छाप गुंडा हो, लेकिन इगोर भी काफी सुलझा हुआ आदमी था, इसलिए वो उसकी इन नादानियों को इग्नोर करता है। इधर शादी का सर्टिफिकेट देखने के बाद ये बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि इन दोनों ने सच में शादी कर ली है, तो गार्निक टोरोस को कॉल करके ये सारी सच्चाई बताता है। इवान का यूं अचानक से शादी करना इन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वो गार्निक से कहता है कि जब तक मैं वहां पर ना पहुंच जाऊं तुम उन दोनों को पकड़ कर रखो। यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली थी कि इस सारी बातचीत के दौरान गार्निक का फोन हैंड फ्री था और वो यहाँ पर बार बार अनोरा के लिए प्रोस्टिट्यूट शब्द का यूज कर रहा था, जिस वजह से अनोरा भी काफी भड़क जाती है और इन सभी लोगों को गंदी गंदी गालियां देने लगती है। इवान ये बात समझ चुका था कि उसका मौज मस्ती का समय अब खत्म हो चुका है और इसीलिए वो मौका पाते ही तुरंत यहाँ से भाग लेता है। इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि वो इस बात की भी परवाह नहीं करता कि वो अपनी वाइफ अनोरा को इन लोगों के ही पास छोड़कर जा रहा है। ये दोनों अनोरा को समझाते हैं कि इस शादी को कैंसिल करना होगा और इसके लिए जरूरी है कि तुम हम लोगों का साथ दो, लेकिन अनोरा इन लोगों की कोई बात नहीं सुनती और वो तो इन लोगों के साथ मारपीट तक पे उतारू हो जाती है। फिर किसी तरह से इगोर उसे पकड़कर कंट्रोल में लाता है और खुद को उसके पंचेस से बचाने के लिए वो एक लैंडलाइन फोन के तार से उसके हाथों को बांध देता है, लेकिन इसके बाद भी अनोरा अपने हाथ पैर चलाने से बाज नहीं आ रही थी। तो उसके पैरों को बांधने के लिए जब गार्निक उसके पास जाता है तो अनोरा से लात खाकर वो भी अच्छा खासा चोटिल हो जाता है।
खैर किसी तरह ये दोनों उसे कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं, लेकिन अनोरा को इस बात से बहुत चिढ़ मच रही थी कि आखिर इवान के नौकरों ने उसे छुआ कैसे। कुछ ही देर बाद यहाँ पर टोरोस भी आ जाता है। उसे जब ये पता चलता है कि इवान यहाँ से भाग गया तब उसकी परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इस घर की हालत देखकर वो समझ चुका था कि इस लड़की ने यहाँ से भागने के लिए काफी तोड़फोड़ मचाई है। फिर किसी तरह से वो अनोरा को समझा बुझाकर शांत करवाता है और इसके बाद वो अनोरा के मन में पल रही गलतफहमी को दूर करने के लिए उसे इवान और उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ बताने लगता है। टोरोस उससे कहता है कि जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। इवान की फैमिली कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी कि उनके बेटे ने किसी प्रोस्टिट्यूट से शादी कर ली। इवान असल में एक बहुत ही बिगड़ैल टाइप का अय्याश लड़का है और मैं उसे तब से जानता हूँ जब वो 6 साल का था। जो लड़का अपनी खुद की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता वो आखिर तुम्हें कैसे संभालेगा। बस ये समझ लो कि अपने माँ बाप के पैसों के बिना उसकी कोई भी औकात नहीं है। इवान के लिए तुम बस एक खिलौना थी जिससे खेलने के बाद अब वो आगे बढ़ चुका है, इसलिए हमें जल्द से जल्द इस शादी को कैंसिल करवाना होगा। और वैसे भी इवान की फैमिली तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। अनोरा इन लोगों को अपनी अंगूठी दिखाते हुए बताती है कि ये 5 कैरेट डायमंड की वो रिंग है जो इवान ने मुझे शादी करते समय पहनाई थी। फिर इसके बाद जब ये लोग अनोरा के हाथ से उस अंगूठी को निकालते हैं तो वो बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाने लगती है। खैर किसी तरह से ये लोग उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे चुप कराते हैं और इसके बाद टोरोस उसे एक बार फिर से समझाने लगता है कि जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये शादी अपने आप में पूरी तरह से इलीगल है और इसीलिए हम इसे जितना जल्दी कैंसिल करवा दें उसी में तुम्हारी भलाई है। और वैसे भी इवान की फैमिली के पैसे और पावर के सामने तुम कहीं भी टिक नहीं पाओगी। अब आखिरकार अनोरा के भेजे में इन लोगों की बातें पड़ने लगती हैं, लेकिन अभी भी अंदर ही अंदर उसे इस बात का यकीन था कि वो इवान और उसकी फैमिली से मिलकर उन लोगों को मना ही लेगी। इसके बाद टोरोस उसे एक ऑफर देता हुआ कहता है कि अगर तुम खुद हमारे साथ कोर्ट में चलकर इस शादी को कैंसिल करवाओगी तो बदले में इवान की फैमिली तुम्हें $10,000 देगी और यकीन मानो तुम्हारे पास हमारी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। फिर आखिरकार अनोरा इन लोगों की बात मान जाती है, लेकिन साथ ही वो इनके सामने ये शर्त भी रखती है कि इस शादी को कैंसिल करने से पहले वो एक बार खुद इवान से मिलकर इस बारे में बात करना चाहती है। टोरोस कहता है कि वैसे भी इस शादी को कैंसिल करवाने के लिए हमें उसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो बेहतर होगा कि यहाँ टाइम वेस्ट करने के बजाय हम सब मिलकर उसे ढूंढें। इसके बाद ये सब लोग इवान को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अनोरा को अभी भी इस बात की उम्मीद थी कि इवान से मिलने के बाद वो फिर से पहले जैसे ही सब कुछ ठीक कर लेगी। इसके बाद ये लोग कई अलग अलग जगह पर जाकर इवान को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी ज्यादा कोशिशों के बाद भी इवान इन्हें कहीं नजर नहीं आता। इसके बाद जब ये लोग इवान के उन दोस्तों के पास पहुंचते हैं जिनके साथ वो आज से कुछ दिनों पहले तक पार्टी किया करता था, तो वो लोग टोरोस और उसके आदमी के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तो इन लोगों को कंट्रोल में लाने के लिए इगोर यहाँ पर तोड़फोड़ करके इन्हें एक हल्का सा ट्रेलर दिखाता है। खैर इन लोगों को भी इवान के बारे में कुछ भी पता नहीं था और फिलहाल वो अनोरा के साथ साथ किसी का भी फोन नहीं उठा रहा। उसे ढूंढते ढूंढते अब शाम हो चुकी थी और धीरे धीरे अब अनोरा की भी हिम्मत जवाब देने लगी थी। भले ही अनोरा इगोर के साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आई हो, लेकिन वो किसी अच्छे आदमी की तरह उसका पूरा ख्याल रखने की कोशिश करता है। ठंड से बचने के लिए वो अनोरा को एक स्कार्फ भी देता है, लेकिन अभी भी वो इगोर को किसी सड़क छाप गुंडे की तरह ही ट्रीट कर रही थी। इसके बाद भी ये लोग कई अलग अलग क्लब्स में जाकर इवान को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी घंटों तक भी इनको कोई सफलता हाथ नहीं लगती। यहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अभी भी इवान कई अलग अलग क्लब्स में जाकर अय्याशियां कर रहा है, लेकिन फिलहाल अब उसके पास इतने पैसे नहीं बचे थे, तो कुछ क्लब्स में तो वो बिना बिल चुकाए ही वहां से भाग लेता है। फिर आखिरकार वो हेडक्वार्टर नाम के उस क्लब में भी पहुंच जाता है जहां पर अनोरा पहले काम किया करती थी। अनोरा के साथ की लड़कियां इवान को पहले से ही पहचानती हैं और अनोरा से जलने वाली वो लड़की डायमंड जब उसे यहाँ पर देखती है तो खुशी से पागल हो जाती है। वो जल्दी से कुछ जुगाड़ लगाकर आज रात के लिए इवान के साथ ही खुद को बुक कर लेती है। अनोरा की फ्रेंड लुलू ने भी ये सब कुछ होते हुए देख लिया था, तो वो तुरंत ही अनोरा को मैसेज करके ये सब कुछ बता देती है। तो आखिरकार इन लोगों को अब इवान का पता मिल चुका था। इसके बाद ये चारों सीधा उसी क्लब में पहुंचकर इवान को ढूंढने लगते हैं। इवान इस समय डायमंड नाम की उस लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था, लेकिन फिलहाल वो इतना ज्यादा नशे में है कि अनोरा को अपने सामने देखने के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अनोरा उसे बताने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन नशे में धुत इवान तो उसकी बातें सुनकर बस हंसे ही जा रहा था। खैर इसके बाद ये लोग किसी तरह इवान को उस क्लब से बाहर निकाल ही देते हैं। उसको गाड़ी में बैठाकर समझाया जाता है कि इस शादी को कैंसिल करना ही एकमात्र उपाय है, और इवान भी बड़ी आसानी से इस बात के लिए मान जाता है। हालांकि अनोरा अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश कर रही थी कि वो किसी तरह इवान को समझा बुझाकर इस शादी को बचा पाए, लेकिन ये लड़का इतना ज्यादा नशे में था कि उसकी कोई भी बात नहीं समझता। इसके बाद ये लोग सुबह के समय कोर्ट में पहुंचते हैं ताकि इस शादी को रद्द करवाया जा सके। इवान के फादर के लिए काम करने वाला एक वकील यहाँ पहले से ही तैयार था। अनोरा यहाँ जज को ये समझाने की कोशिश करती है कि उसका हस्बैंड इस समय बहुत ज्यादा नशे में है, इसलिए उसकी किसी भी बात पर यकीन ना किया जाए। लेकिन इसी बीच इन लोगों को पता चलता है कि ये शादी असल में लॉस एंजलिस में हुई थी, तो जाहिर है कि इसको कैंसिल करवाने के लिए इन लोगों को वहीं पर जाना होगा। लेकिन वहां जाने से पहले इन लोगों को एयरपोर्ट पहुंचना होगा, क्योंकि कुछ ही देर में इवान के पेरेंट्स भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं।
अनोरा के पास यही आखिरी उम्मीद थी कि वो किसी तरह इवान के पेरेंट्स से बात करके इस शादी को बचा लेगी। इसके बाद ये सब लोग एयरपोर्ट पहुंचकर उनके आने का इंतजार करने लगते हैं। फिर कुछ ही घंटों बाद इवान के पेरेंट्स अपने प्राइवेट जेट से यहाँ पहुंच जाते हैं। उसके माता पिता को देखकर ये साफ पता चलता है कि इस घर में उसकी माँ की ही ज्यादा चलती है। इवान की मदर अनोरा की तरफ देखती तक नहीं, लेकिन अनोरा उनसे बात करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है। अनोरा उनसे कहती है कि मैं आपके बेटे से प्यार करती हूँ और हम दोनों ने शादी भी कर ली है। इवान भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन शायद आप लोगों के डर से वो ये बात कह ना पाए। उसकी मदर कहती है कि इवान अभी बच्चा है और सिवाय मौज मस्ती के उसे कुछ भी नहीं आता, और वैसे भी तुम्हारी जैसी लड़की को अपने परिवार का सदस्य बनाकर मैं अपनी इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलाना चाहती। उसकी मदर इवान के साथ ऐसे पेश आ रही थी जैसे कि मानो वो कोई छोटा बच्चा हो, और ये सब कुछ देखकर अनोरा को काफी दुख हो रहा था, क्योंकि शुरुआती दिनों में तो इवान उसके लिए किसी माचो बॉय टाइप का रहा है। उसने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये लौंडा दिमागी तौर पर बिल्कुल बकलोल होगा। फिर इसके बाद जब ये लोग लॉस एंजलिस जाने के लिए उस प्लेन में चढ़ने लगते हैं तो अनोरा इवान से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि हमारा डाइवोर्स होने वाला है, लेकिन अगर तुम होश में आकर मेरा साथ दो तो हम दोनों इसे रोक सकते हैं। इवान उससे कहता है कि हमें जितनी भी मौज मस्ती करनी थी वो हम पहले ही कर चुके हैं, और वैसे भी मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जा सकता। तो अब आखिरकार अनोरा को भी ये बात समझ आ चुकी थी कि वो इवान के लिए हमेशा से एक खिलौना ही थी, भले ही इगोर इन लोगों के लिए काम करता हो। लेकिन ये सब कुछ देखकर उसे अनोरा के लिए काफी बुरा लग रहा था। अब तक तो अनोरा ने भी फैसला कर लिया था कि वो इवान को तलाक देकर रहेगी, लेकिन साथ ही साथ वो इस फैमिली से बदला भी लेना चाहती थी, और इसीलिए वो इवान की माँ को धमकी देते हुए कहती है कि मैं आपके बेटे से डाइवोर्स तो जरूर लूंगी, लेकिन साथ ही साथ उस पर केस करके तुम लोगों की प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा भी लूंगी। उसकी बातें सुनकर इवान की माँ हंसते हुए कहती है, तुमको शायद अभी तक हमारी पावर का अंदाजा नहीं हुआ है। हम लोग कोर्ट में आसानी से इस बात को साबित कर देंगे कि एक प्रोस्टिट्यूट लड़की ने मेरे बेटे को प्यार में फंसाकर उसके पैसों को देखकर उससे शादी कर ली, तो इज्जत के अलावा तुम्हारे पास जो भी बचा है वो सब भी चला जाएगा। इसके बाद ये सब लोग उस प्लेन में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं। जब इवान की माँ उसकी गलतियों के लिए उसे कोस रही थी तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। कुछ दिनों की मौज मस्ती के लिए अगर उसने एक प्रोस्टिट्यूट को हायर भी कर लिया तो आखिर इसमें ऐसा कौन सा बहुत बड़ा गुनाह हो गया। इवान के मुंह से खुद के लिए इस तरह के शब्द सुनकर अब अनोरा का गुस्सा भी फूट पड़ा था। वो इवान के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को इस घटिया परवरिश के लिए गंदी गंदी गालियां देने लगती है। कुछ घंटों के सफर के बाद ये लोग लॉस एंजलिस के उस कोर्ट में भी पहुंच जाते हैं। इवान ने तो इन पेपर्स पर साइन करने से पहले जरा भी नहीं सोचा, मतलब उसके लिए तो वो सब कुछ सच में एक मजाक ही था। खैर अनोरा भी भारी मन के साथ उन पेपर्स पर साइन कर देती है। तो कुल मिलाकर इन दोनों की शादी अब खत्म हो चुकी थी। इगोर के अलावा किसी भी आदमी में इवान के पेरेंट्स के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो इवान से कहता है कि तुमने जो भी किया है उसके लिए तुम्हें अनोरा से माफी मांगनी चाहिए। इवान के लिए तो ये माफी मांगना भी एक मजाक ही था, लेकिन तभी उसकी माँ कहती है कि मेरा बेटा इस लड़की से माफी नहीं मांगेगा। इसके बाद अनोरा भी अपनी खिसियाहट निकालने के लिए इन लोगों को काफी बेइज्जत करती है। इवान की माँ के बारे में इस तरह के शब्द सुनकर उसके पिता भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। मतलब साफ था कि यह पूरा परिवार ही अपने आप में एक बवाल है। इसके बाद इवान अपने पेरेंट्स के साथ वापस रशिया चला जाता है और अनोरा को उसके घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी इगोर को दी जाती है। अनोरा का सारा सामान अभी इवान के घर पर ही रखा हुआ था, इसलिए आज रात वो और इगोर यहीं पर रुकने वाले हैं। इगोर इस बात को समझता है कि अनोरा के दिल पर अभी क्या बीत रही होगी, इसीलिए वो कुछ इधर उधर की बातें करके उसका मन हल्का करने की कोशिश करता है, लेकिन अनोरा उसके साथ अभी भी बदतमीजी से ही पेश आती है। वो इगोर से कहती है कि तुम ज्यादातर मर्द एक जैसे ही होते हो, और अगर उस दिन घर में हमारे साथ गार्निक भी ना होता तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते। इगोर उसकी बात पर हंसते हुए कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि मैं उस तरह का इंसान हूँ ही नहीं जो किसी की मजबूरी का फायदा उठाए। तुम असल में इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में हो और तुम्हारे पास इस दुनिया को देखने का अपना ही एक नजरिया है, इसी वजह से तुम्हें दुनिया का हर मर्द एक जैसा ही नजर आ रहा है। खैर फाइनली अनोरा को भी इस बात का रियलाइजेशन होता है कि इस पूरे मुश्किल वक्त के दौरान सिर्फ इगोर ही एक ऐसा आदमी था जो उसके साथ हमेशा अच्छे से ही पेश आया, भले ही उसने इगोर की गरीबी और उसके काम का कितना भी मजाक उड़ाया हो, लेकिन इस बंदे ने अपोजिशन पार्टी में होते हुए भी उसका पूरा साथ दिया। खैर अगली सुबह इगोर अपनी कार से अनोरा को उसके घर पर छोड़ देता है। अनोरा के इस कार से उतरने से पहले इगोर उसे 5 कैरेट डायमंड वाली वो अंगूठी देता है जो शादी के वक्त उसे इवान ने पहनाई थी। इगोर को लगता है कि यह अंगूठी अनोरा के पास ही रहनी चाहिए और वही असल में इसकी सच्ची हकदार है। इसके बाद वो अनोरा का सामान भी उसके घर में रखवा देता है। अपने पुराने काम की वजह से अनोरा को भी लोगों की आंखें पड़ना आती हैं और वो शुरू से ही इस बात को जानती थी कि इगोर उसे पसंद करता है, और फिलहाल खुद को थोड़ा अच्छा महसूस करवाने के लिए वो खुद भी अब इगोर के करीब आना चाहती थी। इसके बाद जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आए तो उसको इमोशनल सपोर्ट देने के लिए इगोर ने उसे गले से लगा लिया, और उसके ऐसा करते ही अनोरा फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि इस पूरे कांड के दौरान इगोर ही उसे एक ऐसा आदमी मिला था जिसके सामने वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकती है। और ऐसी ही पेचीदा एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। तो अब बात करते हैं इस मूवी के एक शॉर्ट एनालिसिस की।
देखो वैसे तो ये फिल्म देखने में ठीक ठाक सी ही है और ऑस्कर मिलने की वजह से तो इसकी हाइप काफी ज्यादा बढ़ गई, लेकिन सच कहूँ तो मुझे ये बात कुछ खास हजम नहीं होती कि कैसे इस फिल्म ने 5 ऑस्कर अवार्ड जीत लिए। हाँ, ये बात तो सच है कि इस फिल्म की कहानी में एक नयापन तो था और स्क्रीन प्ले के साथ साथ सभी लोगों की एक्टिंग भी जोरदार थी, तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि 5 में से 4 ऑस्कर जिस कैटेगरी में दिए गए थे उसको शायद ये मूवी कहीं ना कहीं डिजर्व करती है। लेकिन अजीब बात तो यह है कि इस मूवी को बेस्ट फिल्म का भी ऑस्कर अवार्ड मिला है और यही बात मुझे कोई बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं लगी। कहने का मतलब यह है कि साल 2024 में इस दुनिया में जितनी भी फिल्म बनी उन सारी फिल्मों में ये फिल्म जिसका नाम है अनुरा, इसी को सबसे बेस्ट फिल्म माना गया है और यही बात फिलहाल मेरी समझ के तो बाहर है। बाकी हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि ऑस्कर करवाने वाले काफी बड़े लोग हैं और बड़े बड़े लोगों की बड़ी बातें, तो शायद वहाँ सचमुच कुछ ऐसा हो जो हम साधारण लोग ना समझ पा रहे हो। बाकी इसके अलावा इस फिल्म में एक और ऐसी बात है जिसके बारे में मैं थोड़ी बात और करना चाहूंगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस फिल्म की जो मेन लीड है अनुरा, उसको इस पूरी कहानी में कुछ हद तक एक विक्टिम के तौर पर पेश किया गया है और मूवी देखने के बाद मैंने इसके जितने भी रिव्यू देखे या पढ़े तो उन ज्यादातर में भी मुझे कुछ ऐसी ही बातें नजर आईं कि इस पूरी कहानी को लगभग रिच वर्सेस पुअर के तौर पर ही देखा गया है। मतलब किस तरह अमीर लोग अपने पैसे और पावर का फायदा उठाकर गरीब और कमजोर लोगों की जिंदगियों के साथ खेला करते हैं। और मेरा मानना है कि काफी हद तक ये बात सच भी है, क्योंकि आए दिन हम इस समाज में बड़े स्केल पर इस तरह की चीजें होते हुए देखते रहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इस पूरी फिल्म में अनुरा को सिर्फ एक विक्टिम की तरह पेश करने की, तो ये बात शायद बहुत ज्यादा लॉजिकल नजर नहीं आती। हाँ, ये बात भी सच है कि अनुरा के साथ उस कहानी में काफी कुछ गलत तो हुआ था, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उन सबके लिए अनुरा ही कुछ हद तक जिम्मेदार थी। पहली बात तो यह है कि उन दोनों की दोस्ती और प्यार की शुरुआत ही बड़े घिनौने तरीके से हुई थी। कहने का मतलब यह है कि शादी करने से पहले उन दोनों ने ज्यादातर समय सिर्फ नशा और सेक्स ही किया था और कहीं से कहीं तक भी उन दोनों के बीच कोई समझदारी भरा रिश्ता नजर नहीं आता। इसके अलावा उम्र में अनुरा इवान से 4-5 साल बड़ी भी थी, तो जाहिर है कि उसके अंदर इवान से कुछ ज्यादा ही अकल रही होगी। तो वो लड़की इतना भी नोटिस नहीं कर पाई कि ये लड़का असल में दिमागी तौर पर बिल्कुल बच्चा है, जो सिर्फ और सिर्फ कूल बनने के लिए अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तमाम तरह के नशे और पार्टीज करता फिर रहा था। जाहिर है कि अनुरा भी हमेशा से इसी तरह की लाइफस्टाइल चाहती थी और यही वजह थी कि उसने प्रोस्टिट्यूशन जैसे प्रोफेशन को चुना ताकि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके। तो कहीं ना कहीं अनुरा का इवान से शादी करने के पीछे उसका अमीर होना एक बड़ा कारण था और यही सब वजह है कि मैं नहीं मानता कि अनुरा को इस पूरी कहानी में विक्टिम के तौर पर पेश करना सही होगा। बाकी आप लोगों की जैसी भी राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखो यार, वैसे तो मैं कहानी खत्म होने के बाद जनरली उनका रिव्यू नहीं करता, लेकिन बात यह है कि इस फिल्म को ऑस्कर मिला है, यानी कि अमेरिकन के हिसाब से ये साल 2024 की सबसे बेस्ट फिल्म है, तो कम से कम हमें पता तो होना चाहिए कि इस फिल्म में क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। और वैसे भी हम एशियंस की प्रॉब्लम रही है बिना अपना दिमाग खर्च किए चुपचाप वेस्ट की विचारधारा को अपना लेने की, तो इसीलिए हमें थोड़ा अवेयर होकर किसी कहानी के नैरेटिव को भी समझना चाहिए। खैर, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। बाय, टेक केयर।